में महेंद्रपाल जौदान नाम से कन्वर्ट होकर अब्दुल रहमान बना शख्स धर्मांतरण का एक ऐसा काला खेल खेल रहा था जिसमें कई लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया था। और ये धर्मांतरण का जो खेल है, जानकारी के मुताबिक जब एटीएस ने उत्तर प्रदेश आगरा से दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके के इसी मकान में से जब अब्दुल रहमान को ले गई तो उसके बाद यहाँ के तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हुई। इस वक्त तमाम लोग हैं यहाँ पर जो लोगों को इस बात से नाराज़गी है कि जिस तरीके से एक धर्मांतरण का पूरा काला खेल चल रहा था, जिसको लेकर लोगों में नाराज़गी है कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही थी। हालांकि इस वक्त लोगों के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त घर में कोई नहीं है। कल तक लोग इस वक्त घर में थे, लेकिन उसके बाद बताया गया है कि यहाँ से पुलिस के बीच उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर घर को सील कर दिया गया है और इस घर को तकरीबन जानकारी के मुताबिक यहाँ जैसे लोग बता रहे हैं कि करीब 3 साल पहले एक डीलर के ज़रिए इस मकान को लिया गया था। उसके बाद वो लोग यहाँ से रह रहे थे। अगर हम जांच की बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस अब इस पूरे मामले में यहाँ से कई किताबें, कई डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कई ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें जो कि एक एविडेंस के तौर पर यहाँ से कलेक्ट किया है। जो यहाँ से जो किताबें या जो चीज़ें थी वो किस तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं एविडेंस को वो पूरा करता है। इस पूरे मामले में अब इस वक्त दयालपुर के जो लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोगों को यहाँ पे नाराज़गी है और जिस तरीके से पूरा काला खेल चल रहा था, लोगों का साफ यही कहना है कि इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये घर पूरी तरीके से सील है और अभी जो है एनआईए जो इस पूरे मामले की पैरेलल जांच कर रही है, देश की सेंट्रल जांच एजेंसी, और साथ ही यूपी एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फ़िलहाल अब जो है यहाँ पर इस पूरे मामले में अब तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, गोवा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें और कुछ और ऐसे स्टेट हैं जहां से कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल जो यूपी एटीएस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लोगों में खासा नाराज़गी है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहमान का पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा था, अब्दुल रहमान साल 1990 में जो अभी तक जांच में सामने आया कि महेंद्रपाल जौदान नाम से था और उसकी पत्नी और उसकी जो फैमिली के जो लोग थे वो इसी घर में रह रहे थे। लेकिन जब यूपी एटीएस ने उन 2 बहनों के जब सोशल मीडिया के पोस्ट जब सामने आया, उसके बाद ये पूरा जो धर्मांतरण का खेल है वो सामने आया। हालांकि अगर हम बात करें इसकी जो छांगुर बाबा की, तो छांगुर बाबा और महेंद्रपाल की जो मामला है वो कहीं ना कहीं आपस में दोनों अलग है। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा काला खेल चल रहा था, उसमें अब देश की सेंट्रल एजेंसी की भी एंट्री हो गई है और वो इस पूरे मामले में इस मामले की पैरेलल जाँच कर रही है। अब्दुल रहमान दयालपुर के इसी इलाके में, इसी मकान में रह रहा था। यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अब्दुल रहमान का नाम सामने आया, धर्मांतरण का जो एक पूरा काला खेल चल रहा था, यूपी एटीएस यहाँ पर आई, क्या आप लोगों को पहले से पता था या यूपी एटीएस या जब ये चीज़ें सामने आई तब आप लोगों को पता चला? जब पहले से कुछ नहीं इंक्वायरी थी इस चीज़ के बारे में, जब बाद में पता चला ये ऐसे ऐसे है तो उसे तो ले ही जा चुकी थी पुलिस। फिर मीडिया वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, यहाँ पर मीडिया दोबारा भी आए यहाँ पर और 3 दिन से रेगुलर आ ही रहे हैं और इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। नीचे गोदाम चलता है, गोदाम अलग है, गोदाम दूसरे को किराए पे दे रखा, ऊपर रेंट पे एक ही फैमिली को पूरा मकान दे रखा। उस फैमिली के अंदर 60-70 बंदे, और हमने एक बार पूछी भी थी यहाँ पर कैसे किस लिए आए ये, तो कह रहे शादी है। अगर शादी भी होती यहाँ पर तो शादी होती तो कुछ यहाँ पर बारात या कुछ तो दूल्हा बूल्हा इनके चलते कुछ नहीं था। ये धर्म परिवर्तन करते थे। यहाँ को रात को गाड़ियाँ आती थी, ऑटो आता था, ऑटो में से लेडीज़ें उतरती थी रात को 12-1 बजे 2 बजे इस टाइम आते थे पूरे। और ये नहीं छोटे छोटे सूटकेस भी लेके आते हो, बड़े बड़े सूटकेस थे। परसों शाम की बात है, परसों शाम को जब एटीएस ने छापा मारा, उनकी स्टाफ आया, यहाँ से 2 गाड़ियाँ आई थी, दोनों गाड़ियों में इतनी कागजात, इतनी किताबें थी, उसको कह नहीं सकते थे क्या क्या कागज है उसके अंदर। कई डॉक्यूमेंट्स को, कई ऐसे डिजिटल एविडेंस को यहाँ से एटीएस लेके गई है। क्या आप लोगों से ये परिवार आपस में मेलजोल था या मिलना जुलना? कभी नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं करते थे। सीधे आते, सीधे घर में घुस जाते थे, सीधे घर में घुसे निकले बड़े, ऐसे होता था। और जैसे सब आपसी में बात करते हैं कि कौन है क्या है, तो कह रहे कि कोई के बम्बई से घूमने आए, कोई कहीं से घूमने आए, ऐसे बोलते थे ये।
और यहाँ जो काम होता कानो कान पता नहीं चला हम लोगों को है। हम भी तो यहीं रहते हैं या गली में। हमने तो अब ये जब चीजें सामने आई है, जब ये पूरा खेल पता चला है, अब यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है हमें सुरक्षा चाहिए अपनी, है ना। और जो डीलर है और जो मकान जो खरीद रहे है ना, जो डीलर है इन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्यों ये भाई 12 बजे ऐसा हुआ जब ये सब चली गई हैं, लेडीज वगैरह चली गई हैं, तो बाद में 2 पुलिस वाले साथ में थे, टम्पू लगा दिया, आके गाड़ी भरने के लिए आए थे। 3 टम्पू यहाँ पे आए हैं और गाड़ी नहीं अब जो बाद में 12 बजे आए, 12 बजे 2 आए पुलिस वाले और उनके साथ में सामान भरने के लिए आ गए। जब भरने के लिए आ गए हम कहने लगे भाई सामान क्यों ले जा रहे हो, लेडीज तो तुमने निकाल दी, तो अब तुम सामान क्यों ले जा रहे हो, सामान तो कल लेके जाना, अब क्यों लेके जा रहे हो। कहने लगे नहीं हम अब ले जाएंगे। भाई सारे गली वाले हम इकट्ठे हुए, गली वालों ने हमने वो पुलिस वालों को भी भगा दिया और वो टेम्पो वालों को भी भगा दिया, हमने सामान नहीं भरने दिया। लोग यहीं पे रहती हैं इसी आसपास, ये जब ये पूरा मामला, अच्छा हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी इस तरह का आप लोगों को लगा इस बीच जब ये मामला अरेस्ट होने से पहले? नहीं, इस चीज़ का तो हमें पहले से पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये बंदे रातों को आते थे, यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूरी रात जागते थे, पूरी रात। मेरा घर सामने पड़ता है, खिड़की से दिखता है, पूरी रात लाइट जलती थी, पूरी रात लाइट भी बड़ी वाली हंडा जलता है पूरी रात। मतलब एक मूवमेंट, जैसे भाई साहब बता रहे कि कई गाड़ियाँ आती थी, कई ऑटो आते थे, लोग उतरते थे, तो खैर मुझे नहीं दिखता, मुझे उस गली से पता चलता है कि मेरा सामने खिड़की पड़ती है। पूरी रात लाइट जलती थी, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बजे जिस टाइम भी आँख खुले। घर को सील कर दिया गया है यहाँ पर एटीएस की तरफ। सील नहीं हुआ, सभी लोग कह रहे हैं कि सील नहीं हुआ। ही नहीं अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम चाहते हैं बुलडोजर की मांग। पन्नी बंदी हुई है, सील नहीं है, सील नहीं। अगर हम यहाँ कुछ नहीं चाहते, अपनी सुरक्षा चाहते हैं और इस मकान पे बिल्डोजर चलना चाहिए, बस। और कबाड़े का काम नहीं चाहते। देखिए सर, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी है जो यहाँ से जीती है, उसका एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ पब्लिक को सांत्वना देने के लिए नहीं खड़ा, तो ये बहुत ही गलत है। और ऐसे मकान पे उनका क्या कार्रवाई के उनके आदेश हैं, तो कम से कम ऐसे जनप्रतिनिधियों को यहाँ आना चाहिए। लोगों में जो डर का माहौल है, जो लोग परेशान हैं, उनको कम से कम ये आश्वासन देना चाहिए आके कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और इस मकान पे हम जल्द से जल्द सील लगाएंगे और ऐसी एक्टिविटी को योगदान नहीं इस तरीके की चीज़ें ये सामने आई है। अभी बलरामपुर में भी छांगुर बाबा का मामला सामने आया, जहाँ पे जिस तरीके धर्मांतरण का एक लंबा खेल चल रहा था, जिसमें कई लोग शामिल थे, विदेशों से फंडिंग हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब अब्दुल रहमान का मामला सामने आया, आगरा से पूरा रिलेटेड हुआ, उसके बाद कई लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं अलग अलग स्टेट से। तो क्या जिस तरीके से दिल्ली में अब्दुल रहमान यहाँ पे रह रहा था, क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज की जांच कर रही है, कई और ऐसे लोकेशन होंगे या कई ऐसे लोग शामिल होंगे जो इसका रैकेट चल रहा होगा पूरा? देखिए, इसके रैकेट, बिल्कुल आपकी बात सही है, रैकेट 100% चल रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की एक्टिविटी यहाँ किसी ने सुनी नहीं थी। अभी पिछले 10 महीने के अंदर यहाँ पे 20 मकान सेल हुए हैं। 20 मकानों में कहीं ना कहीं कोई कबाड़े का काम है, कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे लोग बाग 20-25 ऐसे आके बैठते हैं जो संदेहास्पद व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया को आपके चैनल के माध्यम से ऐसे मकानों पे मकान बिके हैं, वो अभी हाल के दिनों में बिके हैं। यस, पिछले 1 साल के अंदर। तो ऐसे मकानों में अगर कहीं गलत एक्टिविटी है, मैं ये कहता हूँ, वो चाहे हिंदू भाई हैं चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसी गलत एक्टिविटी का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए और प्रशासन को ऐसे मकानों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से अगर प्रशासन ये देख रहा है तो प्रशासन अनजान क्यों बैठा हुआ है? एक चीज़ और बताइए कि इस पूरे मकान में वो परिवार अकेला रहता था ऊपर? नहीं, अकेला परिवार नहीं था जी। इस मकान के अंदर कम से कम इतने जने थे कि हम कह ही नहीं सकते। अब्दुल रहमान से जुड़ा हुआ? यस, अब्दुल रहमान के अलावा यहाँ पे और 10, 20, 50 आदमी आते थे। एक हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, अंकल जी, उन्होंने अपना यहाँ से गाड़ी ले जाने की कोशिश करी। ऐसी एक्टिविटी सुनो कि उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी करी और अंदर ऊपर चढ़ने के बाद कहते हैं हमारी गाड़ी नहीं है। तो आप ये देखिए कि ऐसे हिंदू भाइयों को समस्या क्यों? आप कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं कि आप गाड़ी भी नहीं हटा रहे और उन्हें जाने भी नहीं दे रहे? तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हैं, कहीं ना कहीं ये फंडिंग है। जो मैंने अभी रिपीट किया है कि 20 मकान बिके हैं,
तो ये जांच का विषय है कि भाई इतनी फंडिंग, इतनी गर्मजोशी से मकान क्यों बिक रहे हैं, इतना पैसा कहां से अब्दुल रहमान केस में फंडिंग का भी जिक्र हुआ क्योंकि सेंट्रल एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच में पैरेलल जुट गई है। हालांकि यूपी एटीएस इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहमान के मामले में ये सामने आया अभी तक की जांच में कि कई विदेश में, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें या फिर लंदन की, यूके की बात करें, तमाम जगहों से इस पूरे मामले को लेकर फंडिंग हो रहा था। अब्दुल रहमान के साथ और कितने लोग जुड़े हुए, हालांकि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये वही जगह है, ये वही गली है जहां पर अब्दुल रहमान रह रहा था। और अब लोगों के बीच जो है वो इस पूरे धर्मांतरण के मामले को लेकर खासा नाराजगी है और लोगों का यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर हाल ही के दिनों में, यानी कि 1 से 1.5 साल के बीच में करीब 10 से 15 मकानों को खरीदा गया है, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मकान को यहाँ पर लिया है, यहाँ के आसपास लोगों का कहना है। लेकिन मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, इसी मकान में अब्दुल रहमान रह रहा था, जहाँ से यूपी एटीएस को कई चीज़ें मिली हैं जिसको यूपी एटीएस ने बरामद किया है और उस मामले को लेकर जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इसके अलावा और कितने लोकेशन है दिल्ली में जो अब्दुल रहमान से कनेक्शन था। धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। वो मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला था। पहले उसका नाम महेंद्र पाल जनार्दन जादौन उर्फ पप्पू था, लेकिन 1990 में वो ईसाई बन गया। इसके कुछ साल बाद उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और फिर धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये पहले हिंदू ही थे। देखिए हमारे संवाददाता मयंक त्यागी की ये खास रिपोर्ट। सिंडिकेट के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन और पप्पू के बारे में अगर बात की जाए तो दिल्ली से पहले वो फिरोजाबाद का मूल निवासी है। अब्दुल रहमान के पिता प्रेमपाल सिंह जादौन के 3 बेटे थे। बड़े लड़के के द्वारा मुस्लिम महिला से शादी कर ली गई, बीच वाले लड़के की हत्या कर दी गई। साल 1990 में अब्दुल रहमान मजदूरी के लिए दिल्ली गया। उसके बाद 1 साल भर बाद उसने इस्लाम धर्म से पहले ईसाई धर्म को अपनाया। उसके बाद मुलाकात हुई धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी से। उसके बाद अब्दुल रहमान यानी कि महेंद्र पाल सिंह जादौन को कलीम सिद्दीकी ने इस्लाम धर्म अपनाकर धर्मांतरण कराकर अब्दुल रहमान नाम रख दिया। ऐसे धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले कलीम सिद्दीकी के साथ कई सालों तक अब्दुल रहमान ने मिलकर काम किया। साल 2021 में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई तो अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण के सिंडिकेट के सरगना की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में लश्कर ताइबा और तमाम आतंकी संगठनों की अगर बात की जाए तो अब्दुल रहमान सीधे संपर्क में था। ऐसे में आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े खुलासे पर्दे दर पर्दे कहीं न कहीं अब अब्दुल रहमान की बड़ी मुश्किलें निभाते नजर आ रही है। साल 1990 में मामूली मजदूरी करने वाला महेंद्र पाल सिंह जादौन पहले ईसाई बना, फिर कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद उसने अपना धर्मांतरण करा लिया। उसके बाद नाम रखा गया अब्दुल रहमान। धीमे धीमे कलीम सिद्दीकी का सहयोग करते हुए इस सरगना के सिंडिकेट के तौर पर बड़ा सहयोगी के नाम पर अब्दुल रहमान सामने आया, जिसके बाद साल 2021 में कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अब्दुल रहमान ने रहमान चाचा के नाम पर सरगना के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। अवैध धर्मांतरण का देश भर में सिंडिकेट चलाने लगा। आयशा को दिशा निर्देश देने लगा कि किस पैसे को किस तरीके से कहां दुरुपयोग करना है, किसको भेजना है, ये अब्दुल रहमान के दिशा निर्देश से चलने लगा। तमाम पॉडकास्ट यानी कि यूट्यूब चैनल से हिंदू धर्मों के लेकर कहीं न कहीं विरोधाभास करता और इस्लाम की अच्छाइयों को बताकर नए नए युवक युवतियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करना अब्दुल रहमान का काम हो गया। ऐसे में आगरा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद अब्दुल रहमान से चौंकाने वाले खुलासे सामने होंगे। ऐसे में आगरा पुलिस की 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जांच एजेंसियां अब्दुल रहमान से क्या कुछ निकाल पाती हैं, ये देखने की बात होगी। आगरा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की अब जांच पड़ताल और पूछताछ शुरू हो चुकी है।
पूछताछ में कई अहम सुराग लगे हैं, कई पासपोर्ट, कई आधार कार्ड और सिम भी बरामद हुई हैं। अवैध धर्मांतरण में अब्दुल रहमान मुख्य सरगना के तौर पर काम कर रहा था। अब आगरा पुलिस की 10 दिन की न्यायिक हिरासत में कहीं ना कहीं उसकी मोबाइल कनेक्टिविटी और लश्कर ए तैयबा और अन्य आतंकी संगठनों से उसका रिश्ता क्या है, ये जानने के लिए आगरा पुलिस अब लगातार अब्दुल रहमान से बात कर रही है। देखा जाए तो इस धर्मांतरण मामले में अब्दुल रहमान से पूछताछ के लिए अब आईबी एटीएस भी सतर्क हो गई है और उसकी तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। जगह जगह अब्दुल रहमान को लाया और ले जाया जा रहा है ताकि अन्य खुलासे भी सामने हो। ऐसे में कई मोबाइल से सुराग लगे हैं जिससे ये कनेक्टिविटी तय होती है कि अब्दुल रहमान का आतंकी संगठनों से संपर्क था। बड़ी बात यही है कि अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में अब्दुल रहमान ने 2 साल 2021 से इस पूरे सिंडिकेट को बखूबी द केरला स्टोरी की तरह चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें पकड़े गए टोटल 10 अभियुक्त की अलग अलग भूमिका है, लेकिन अब्दुल रहमान मुख्य सरगना के तौर पर यहाँ काम करते नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि जांच एजेंसियों के द्वारा अब्दुल रहमान से, इस अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से और कितने बड़े खुलासे करने होंगे। पूछताछ का 10 दिन का ये तय समय कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान की तमाम बड़ी मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से शुरू हुई कहानी पूरे देश भर में 44 से ज्यादा टीमों पर काम करती नजर आ रही है। फिलहाल अब्दुल रहमान को मुख्य सरगना के तौर पर आगरा पुलिस ने पेश किया है कि मामूली मजदूरी करने वाला किस तरीके से अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना